आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का ये भाग 4 है। और आज ये चैप्टर 6 पूरी तरह से हो जाएगा कंप्लीट और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ लेते, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लेते, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेते। अब हम लोगों को पढ़ना था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिए थे। फिरोज शाह तुगलक, आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1351 से लेकर 1388 तक था। कब तक था? 1388 तक इसका शासनकाल था। अब एक और बात समझिए, 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासनकाल था। थोड़ा सा इसका नाम यहाँ पर इधर छोटा लिख देते हैं। अब इसने इतना दिन, ये लगभग 40 सालों का शासनकाल में, कितना साल का शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक लगभग 40 साल का शासनकाल हो रहा है। देखिए 51 से लेकर 1388 तक, लगभग मान लीजिए 40 साल का शासनकाल था। और 40 साल का शासनकाल में इसने, इतिहासकारों ने ये माना था, कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि बाजार का मूल्य इतना स्थिर हो गया था कि कभी भी लोगों ने अकाल नहीं देखा इसके शासनकाल में। नहीं तो इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ ही साल पर अकाल आ जाते थे। समझ लीजिए, अकाल का मतलब भूखमरी आ जाता। अकाल का मतलब समझते हैं? अगर अकाल ऐसे होता था कि भोजन की कमी हो जाती थी, और भोजन की कमी कैसे हो गया? किसानों का फसलें अच्छी नहीं हुई, और इसके कारण क्या हुआ? भोजन की कमी हो गई। और किसानों को फसलें अच्छी क्यों नहीं होती थी? मान लीजिए उस साल वर्षा नहीं हुआ और नहर भी नहीं है, तो क्या होगा? अकाल नहीं पड़ जाएगा? वर्षा भी नहीं हुआ, नहर भी नहीं है, तो खेतों का सिंचाई कैसे होगा? जब खेतों का सिंचाई नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो सारी चीजों का मूल्य बढ़ जाएगा, वहीं अकाल हो जाएगा। अभी अभी अकाल क्यों नहीं पड़ता है? अभी बहुत साल, मतलब ऐसा होता है कि 10 साल 15 साल पर थोड़ा बहुत अकाल देखने के लिए मिलता है, वो भी सारी जगहों पर नहीं मिलता है। इसलिए अकाल नहीं पड़ता है कि इस समय नहरों का जाल बिछा दिया गया है, और साथ में ही लगभग सभी कृषकों के पास में अपना 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 जो उनको सिंचाई करने के लिए, भूमिगत जल निकालने के लिए संसाधन मौजूद है। भूमि से जल निकालने के लिए उनके संसाधन मौजूद है। नहरों की भी जरूरत नहीं है उनको, नहर हो ना हो उनसे मतलब नहीं है, बस भूमि से जल निकालना है। भूमिगत जो जल है उनको निकालने के लिए उनके पास साधन हो, ऐसा मशीन है उनके पास निकालने के लिए। जब भी वर्षा नहीं होता है, भूमिगत जल निकाल कर काम चला लेते हैं, फिर बाद में वर्षा होता है, तो इसीलिए अकाल इस समय नहीं पड़ता है। और फिरोज शाह तुगलक की ऐसी नीति थी कि इतिहासकारों ने माना था ये कि 40 साल के शासनकाल में एक बार भी अकाल नहीं पड़ा, और बाजार का मूल्य एकदम स्थिर रहा था। इसने क्या क्या काम किए? सबसे पहले इसका खजाना खाली था, तो इसने खजाना खाली था, तो पिछले वाला भाग में बताए थे खजाना खाली था, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ इसका खजाना खाली था तो ये नहीं कि किसानों पर बहुत ज्यादा कर ला दिया, नहीं, किसानों को कर और हल्का किया, कहा किसानों को कर और कम ही देना है, अभी मत दीजिए कर, अभी जो अकाल पड़ा हुआ है, जब आप स्थिर हो जाएंगे तब हमको कर दीजिएगा। तो कर, किसानों का कर क्या किया? किसानों की कर प्रणाली में सुधार किया, कर प्रणाली में सुधार किया, नहरों का जाल बिछवाया, नहरों का जाल बिछवाया। साथ में ही नहरों के जाल बिछवाने के अलावा कुआं और जलाशय का निर्माण। अब कुआं और जलाशय का, कुआं से भी लोग क्या करते थे? अपने खेतों की सिंचाई, थोड़ा बहुत खेत है तो कुआं से भी खेतों की सिंचाई कर लिया करते थे। आप जानते भी होंगे, लोगों को पहले संसाधन, कुआं से पानी निकालने का बहुत सा संसाधन था, आप उस संसाधन का नाम भी जानते होंगे। बहुत सारे संसाधन से कुआं से पानी निकाल कर खेतों की सिंचाई कर ली जाती थी। आप देखे भी होंगे, पहले वाला जो कुआं में बाल्टी लगा दिया जाता था उसको रहट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रहट। अब रहट क्या होता है? ये कुआं हो गया ना, ये कुआं हो गया, ये यहाँ पर एक गोल लगाया हुआ रहता था और ऐसे बाल्टी लगाया हुआ रहता था। यहाँ पर बाल्टी है, यहाँ पर बाल्टी, यहाँ पर बाल्टी जैसा संरचना। और इधर इधर क्या है, दो को बैल रखा जाता था, और बैल इस कुआं के चारों तरफ ऐसे घूमता था, और तो इससे ये घूमता था, और ये वाला पानी बाहर निकलता था, उसको रहट बोला जाता था। आप देखे भी होंगे।
तो उससे भी क्या करते थे वो किसान, मान लीजिए कोई पानी की जरूरत पड़ी है, पानी कम हुआ, तो इन कुओं के माध्यम से भी ये रहट लगाकर वो अपना पानी निकाल लिया करते थे। या जलाशय, जलाशय समझते, तालाब, तालाब जैसा निर्माण कराया गया ताकि भूमिगत जल जो वर्षा वाला जल होता है सब मतलब चला ना जाए, कुछ जल इकट्ठा रहे। तो इसके कारण भी कुछ सुधार हुआ। और नहरों का जाल बिछवाने के कारण क्या हुआ, जहां पर भी किसानों को पानी लेकर जाना होता था, चाहे नदियों के माध्यम से या जैसे भी, वो अपना पानी लेकर चले जाते थे। इसीलिए अकाल पड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो गई। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण तंत्र हमेशा बिगड़ता रहता है। पर्यावरण तंत्र कैसे बिगड़ता रहता है, कभी वर्षा नहीं होगा टाइम पर, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ। और ये किसके कारण होता है, सिर्फ प्रकृति के कारण ये पर्यावरण तंत्र बिगड़ता है, ये हम लोगों के कारण भी बिगड़ता है। जब प्रदूषण ज्यादा फैल जाता है, और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है तो वो बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के बाद क्या होता है, वर्षा टाइम पर नहीं होगा, जब वर्षा वाला दिन चाहिए तो वर्षा नहीं होगा, जब वर्षा नहीं चाहिए तो वर्षा होने लगेगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। तो ये उस समय भी बिगड़ता था। मेन पारिस्थितिकी तंत्र ये अगर ज्यादा मात्रा में बिगड़ जाए ना, तो पूरा का पूरा जो प्रजाति होता है सबको नष्ट कर देता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट करने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या माना जाता है, वहां पर बाढ़ आना और अकाल पड़ना, यही माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐसे सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई क्योंकि वहां पर बाढ़ आ गया और उसका अकाल पड़ गया। बाढ़ आने के कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अकाल पड़ गया, पूरी प्रजाति खत्म। प्रजाति खत्म हो, कुछ लोग बचे थे वहां से निकल गए वो। तो ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा तो पूरा का पूरा प्रजाति नष्ट कर सकते थे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा था। किसानों के लिए नहरों का जाल बिछवाया, यहाँ पर कर प्रणाली में सुधार किया। और देखिए इसने अपने थोड़ा सा सैन्य व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। इसने क्या किया, सैन्य व्यवस्था, आपको पता है ये 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो पिछले वाला भाग में बताए थे कि ये 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। ये ठीक ठाक समझदार था, ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ये ठीक ठाक समझदार था। अब इसको थोड़ा सैन्य प्रणाली देख लेते हैं कि आखिर सैनिकों के लिए इसने क्या किया, सैन्य प्रणाली में इसने क्या सुधार किए। देखिए सैन्य प्रणाली इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसने भी कोई साम्राज्य पर आक्रमण किया कि ना किया, क्या किया। देखिए सैन्य प्रणाली, सैन्य प्रणाली, इसका एक ही मत था, एक ही मत था। क्या मत था कि वैसे साम्राज्य पर हम आक्रमण ही नहीं करेंगे जहां पर ज्यादा धन खर्च हो और वो हमारे कंट्रोल में ना आ पाए। इसलिए इसने दक्षिण भारत पर लगभग ना के बराबर क्या आक्रमण ही नहीं किया। इसने कहा नहीं, दक्षिण भारत पर हम आक्रमण नहीं करना। इसको पता था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा धन खर्च होगा, बहुत ज्यादा सैनिकों का नुकसान होगा, और नुकसान होने के बाद ये जरूरी भी नहीं है कि वहां से उतना धन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये समझदारी वाला बात किया। क्या किया, दक्षिण भारत पर इसको पहले ही एक लाइन मानना था। इस लाइन को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। जब भी इसके बारे में लिखने के लिए आए आपको एग्जाम में, आप क्या कीजिए, ये वाला लाइन जरूर लिखिए। इसका क्या मानना था, फिरोज शाह तुगलक का ये मानना था कि वैसे साम्राज्यों पर हमें आक्रमण ही नहीं करना है जहां पर ज्यादा धन खर्च हो और ज्यादा सैनिकों की नुकसान हो। इसीलिए वैसे साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करना है। इसीलिए इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। अब लेकिन हाँ, ये बंगाल पर आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। दोनों बार क्या रहा, असफल रहा। ध्यान रखिएगा, इसने बंगाल पर आक्रमण किया, सैन्य सुधार किए, थोड़ा बहुत किया सैन्य सुधार, लेकिन बाकी सब सैन्य वैसे ही था। तो इसने बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण, आक्रमण 2 बार किया, लेकिन दोनों बार असफल हो गया। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे हिमाचल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा पूरा उड़ीसा की बात नहीं कर रहा, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, हिमाचल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र पर, अपने आसपास वाले क्षेत्र पर इसने कंट्रोल स्थापित किया। और साथ में और भी कई इसने सुधार किए, जैसे अस्पताल का निर्माण करवाया इसने, और इसने कई नगरों का भी निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, इसने अस्पताल बनवाए, गरीबों के लिए दान के लिए अलग मतलब संस्था की स्थापना किया। इसमें गरीबों के लिए जो दान देगा, गरीबों को ही कल्याण में खर्च किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, किसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कौन कौन से नगर बसाया, कुछ प्रमुख नगरों के नाम देख लेते हैं। इसने कौन कौन से नगर बसाया, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ये सब याद रखिएगा, फिरोजाबाद, जौनपुर, इसके पहले वाला जो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका क्या नाम था बचपन का, जौना खा, जौनपुर। इसने लेकिन बताया फिरोज शाह तुगलक ने, जौनपुर, हिसार,
हिसार और फतेहाबाद, ये सारे नगरों को इसने क्या किया, बसाया। ये इतने नगर को बसाया ही है। ध्यान रखिएगा, इसने मतलब कुछ कल्याण वाले भी काम किए, लेकिन इसके बाद कोई इसके जितना योग्य शासक नहीं हो पाया। इसी कारण क्या हुआ, इसके बाद से देखिएगा तुगलक वंश का काम खत्म होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी वंश जब नष्ट होता है ना, तो कोई दूसरा नष्ट नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि कोई वंश करने में किसी दूसरे का हाथ होता है, नष्ट करने में? नहीं, उसी वंश का हाथ होता है। अगर इसके बाद वाले जो शासक है, अगर इसके जितना योग्य हुए होते, तो कोई किसी को हिम्मत था कि इस वंश का नष्ट कर दे, इस वंश को नष्ट कर दे। ये जैसे मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे थे, तो मौर्य साम्राज्य में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार, सम्राट अशोक, तो इसके बाद वाले राजाओं का नाम क्यों नहीं मिल पाता है? आखिर मौर्य साम्राज्य नष्ट कैसे हुआ? क्योंकि आगे आने वाले राजा सम्राट अशोक जितने ताकतवर नहीं हुए, जबकि होना चाहिए था। जबकि इतने ताकतवर होना चाहिए, इतने समझदार होना चाहिए था, नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुआ, वंश नष्ट हो गया। तो आप उस वंश को नष्ट करने का जिम्मेवार किसको मानेंगे, बताइए? किसको मानेंगे? किसी और को मानेंगे क्या? नहीं, उसी वंश के राजा को। क्यों? क्योंकि तुम उस योग्य नहीं हुए, उस वंश में जन्म लिए तो क्या हुआ, लेकिन उतना योग्य नहीं हुए, नहीं हुए तो वंश नष्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, राजा का बेटा राजा तो हो सकता है, लेकिन राजा रह नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, वो राजा रह ही नहीं सकता जब तक योग्यता ना हो। ध्यान रखिएगा, योग्यता होगा तभी राजा रहिएगा। तो यहाँ पर भी जब भी आप कोई भी वंश नष्ट होना देखिएगा ना, कि इस वंश का कहानी खत्म हो गया है इसे, तो समझिएगा कि उस वंश को कहानी खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? उसी वंश के राजा का है। यहाँ पर भी वही हुआ। क्या हुआ? इसने बहुत सारा काम करवाए, बहुत सारे सुधार करवाए। इसके बाद इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जो इसके आगे आने वाले राजा का नाम बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अंतिम राजा का नाम इसमें मिलता है। इसके बाद अंतिम राजा का, इसके बाद और कई राजा हुए, लेकिन उसका नाम नसीरुद्दीन महमूद शाह का नाम मिलता है। नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह इस वंश के अंतिम शासक का नाम मिलता है। क्या था? इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद कुछ राजा हुए, सबसे अंतिम राजा ये है। क्या हुआ? क्योंकि इसके बाद वाले जो राजा थे उनमें उतनी ज्यादा ताकत नहीं। ताकत का मतलब मानसिक शारीरिक ताकत सिर्फ नहीं, समझदारी भी होना चाहिए ना। आप राजा हैं तो आपके अंदर होनी चाहिए समझदारी, कि आसपास वाले लोग कैसे हैं, हमें निर्णय कैसे लेना है, जनता के हित में कैसे रहना है, कैसे नियम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब चीज की समझदारी होनी चाहिए। तो इसके जितना समझदार नहीं हुए। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह जब शासक था, तो उस समय आक्रमण हुआ तैमूर का, जिसका नाम था तैमूर। ये पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण, हमेशा आपको पता भी होगा कि भारत पर आक्रमण किधर से होते थे? पश्चिमोत्तर भारत से। पश्चिम और उत्तर वाला जो साइड था, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था, हमेशा आते थे उधर से। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो दक्षिण वाला भाग है, इधर तो समुद्र है, उधर पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, तो आएंगे कहाँ से कोई आक्रमण करने वाला? तो उधर से सभी लोग आते थे। तो तैमूर का आक्रमण हुआ। जैसे ही तैमूर का आक्रमण हुआ दिल्ली पर, ये छोड़कर भाग गया यहाँ से दिल्ली। कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह भाग गया यहाँ से। नसीरुद्दीन महमूद शाह भाग गया यहाँ से, और तैमूर इतना तहस नहस किया दिल्ली को। ध्यान रखिएगा, जितने भी आक्रमणकारी उधर से आते थे ना उस क्षेत्र से, तो समझ लीजिए जो भी आए ना, तहस नहस करके यहाँ से जाते थे। मतलब इतना तबाही मचाया, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। और ये भाग गया था वहां से। भागेगा नहीं तो क्या होगा बताइए? अगर नहीं भागता तो इनकी कहानी वहीं पर खत्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि ताकतवर जब नहीं है, एक बात बताइए, इनके समय काहे नहीं आक्रमण हो रहा था? क्योंकि ये लोग कंट्रोल करके रखे थे उस सीमा पर, पहले ही उतने ताकतवर सेनापति सैनिक को लगा कर रखे थे। और इसके समय क्या हुआ? ये अपने जीवन जीने में सिर्फ लगे रहते थे। ये सब राजा क्या थे? सिर्फ जीवन जीने में, हमारा सुख सुविधा बहुत रहे। तो सुख सुविधा कितने दिन तक चलेगा? नहीं चल सकता है। तो वही तैमूर आया, आक्रमण किया और पूरा तहस नहस किया। यहाँ पर तैमूर तहस नहस किया। और जब तैमूर वापस गया, तब ये नसीरुद्दीन महमूद शाह कहाँ पर आया? वापस आया दिल्ली में। नहीं तो इनका कहानी इन्हीं पर निशाना वो लगाया हुआ था, लेकिन वो भाग गया। ये भाग गया, तब वो दिल्ली में आया, तहस नहस किया तैमूर पूरा। तो इसके बाद ये वंश से खत्म हो जाता है। इसके बाद सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद क्या होता है? ये वंश से खत्म हो जाता है। तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।